नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कुमार भारती है। सहयोगी आरती हमारे साथ है और सहयोगी रंजीत जी भी हमारे साथ है। वो दौर रहा होगा लगभग 90 का। रांची में पहली बार अपने परिवार वालों के साथ हमने अंग्रेजी फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम था एनाकोंडा। उस समय मीनाक्षी सिनेमा हॉल हुआ करता था और पोस्टर लगे थे, जब सांस ही न ले पाए तो चीख कैसी। हिंदी में वो फिल्म हमने देखी थी एनाकोंडा की। एनाकोंडा की खासियत ये थी कि वो अपने शिकार को चारों तरफ से लपेटता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसको निगल लेता है। फिर थोड़े देर के बाद उसको उगल देता है ताकि वो शिकार सड़ जाए। जब वो सड़ जाएगा तो उसको कोई खाएगा नहीं और बाद में वो एनाकोंडा का खाना बन जाता था। अब इतना कुछ मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है। आप देखिए, बाबूलाल मरांडी, अनुराग गुप्ता को लेकर के लगातार प्रेशर बनाए हुए सरकार पर। दूसरा प्रेशर ईडी का। कोयलांचल धनबाद में धनाधन छापेमारी हुई। निकला का किसी को नहीं पता, लेकिन छापेमारी हो गई। अब माहौल ये बन रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, बहुत सारा कुछ निकला है, ये निकला है, वो निकला है, फलाना ठिकाना। इस बीच कोयला का धंधा बंद नहीं हुआ, ये हम आपको बता दें। 3 दिन का ब्रेक था, फिर चालू हो गया। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अलग से प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मतलब हर तरफ से एक प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है राज्य सरकार के ऊपर। और ये सब कब? ये सब ऐसे समय में जब जेएमएम पहले ही कह चुका है कि भाई हम गठबंधन अपनी उसकी समीक्षा करेंगे। अब इसके मायने क्या हो सकते हैं, यही आरती है, रंजीत है, उन्हीं से हम समझेंगे। आरती, एक लेमैन की तरह अगर इन सब चीजों को देखे तो क्या दिखता है? देखिए, एक आम आदमी बस यही सोचेगा कि भाई चल क्या रहा है। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। कंफ्यूजन लेमैन के लिए कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक लेमैन या फिर एक आम झारखंडी के हैसियत से अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगेगा कि भाई जिसकी पूरी राजनीति ही बीजेपी के विरोध में रही है, बीजेपी के अगेंस्ट में रही है, वो कभी क्यों सोचेगा कि उसे बीजेपी के साथ जाकर के गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेनी है। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज ये कि अगर हेमंत सोरेन ने या फिर जेएमएम ने ये कहा है कि गठबंधन को लेकर अगर वो पुनर्विचार करेंगे कि उन्हें क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, अगर वो भी, तो ये सबको पता है कि बिहार में जो रिजल्ट आया, बिहार में जिस तरह से आरजेडी की हालत हुई और फिर चुनाव में जिस तरह से जेएमएम को वहां पर सीट कोऑर्डिनेशन को लेकर नहीं पूछा गया, कोई तालमेल नहीं बना, तो उसका खामियाजा महज ये हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी को सत्ता पक्ष अलग कर दे। इतना हो सकता है एक लेमैन के हिसाब से। लेकिन जो चीजें अंदर खाने में चल रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी झारखंडी के जहन में आएगा। लेकिन हाँ, झारखंडी इतने भी नादान और भोले नहीं है कि इन चीजों को ना समझें कि वापस ईडी का इस तरह से प्रेशर बनाया जाना, वापस बीजेपी का हर तरफ से घेराबंदी करना, किलेबंदी करना, घेराबंदी छोड़िए, किलेबंदी करना, और ये मजबूर करना, इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मजबूर कर देना कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे, आपको आना पड़ेगा जहां हम आपको बुला रहे हैं। और तब सियासत एक नया रूप लेगी झारखंड में। तो आम आदमी के पल्ले बस इतना ही पड़ रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या वाकई ये संभव होगा कि बीजेपी के साथ मिलकर जेएमएम एक सरकार बनाने वाली है। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा जिस दिन भी हुआ उस दिन जेएमएम की राजनीति, जेएमएम का अस्तित्व ही मिट जाएगा, जो बीजेपी का इतिहास रहा है। रंजीत, सवाल वही है, आपको क्या दिख रहा देखिए, मुझे दिख रहा है कि पहले तो मुझे याद आ रहा है कि सुदीव्य कुमार सोनू जो सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं सरकार में, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में माहिर है, जब इन लोगों को सीट नहीं मिला बिहार में तो कितना दुख दर्द इन लोगों को लग रहा था कि अब तो समीक्षा करेंगे, ये करेंगे। वो सारा दर्द कहाँ चला गया? इतना समय हो गया, समीक्षा करने के लिए अब कितना समय चाहिए और क्या समीक्षा कीजिएगा? अगर किसी को हटाना है तो हटा दीजिए, किसी को नहीं करना है क्या शामिल कर लीजिए, या जो भी करना है। जब जो दुख दर्द पीड़ा बोलने में समय में लग रहा था सुदीव्य कुमार सोनू के चेहरे से, हाँ, कि उनको इतना अफसोस है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उनको धोखा दे दिया, अब बिहार में हमको नहीं दिया, अब हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन कितना समय हो गया, उसके बाद से मंत्री जी सारा अपना काम कर रहे हैं, सारा समीक्षा अटक गया, हाँ, नॉर्मल हो गया। यहाँ तक कि चुनाव परिणाम चूंकि वहाँ राजद के पक्ष में नहीं गया, तो उसके बाद फिर एक आध बार बोलिए कि हाँ समीक्षा करें। क्या राजद के पक्ष में अगर परिणाम राजद के पक्ष में परिणाम आता तो ये लोग क्या समीक्षा के बाद भी करते? क्या नहीं करते, लेकिन समीक्षा कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर इंतजार किस बात का है? दूसरी बात, अगर आपकी बातों को माने अभिषेक की, पूरा प्रेशर जो है हेमंत सोरेन पे बनाया जा रहा है, तो बीजेपी क्या मान चुकी है कि चुनावों में हम अब हरा नहीं पाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को?
हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को जो हम लोग पराजित नहीं कर पाएंगे, चुनाव के द्वारा हम लोग नहीं जीत पाएंगे, तो किसी न किसी तरह से उसको हटा दिया जाए। दूसरी बात है कि पिछले जो सरकार जो हेमंत सोरेन की चली थी, जो पिछला जो टर्म था हेमंत सोरेन पार्ट 1, 19 से 24। हाँ, जो पार्ट 1 जो चला था, तो उसमें जब भी कुछ इस तरह की हरकत होती थी तो कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ जाती थी। कांग्रेस पार्टी को हमेशा लगता था कि हेमंत सोरेन कहीं बीजेपी के पाले में अगर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस बार आप जानिए कि कांग्रेस की अब तैयारी है। कांग्रेस की क्या तैयारी है कि अगर कुछ होता है इस तरह का चीज, तो कांग्रेस अपने पुराने जो वोट बैंक है उसको, हाँ, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा और दिखाएगा कि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का जो विरोधी जो सबसे मजबूत पार्टी जो है कांग्रेस ही है। अभी ये चेंजेस जो है अभी आया है। अब इसमें मैं जो चीज देख रहा हूँ, देखिए हेमंत सोरेन के सामने अभी 2 ऑप्शन है। कल ही आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जो समन अवहेलना के मामले में सशरीर जो हाजिर ना होने की छूट थी वो खत्म कर दी। अग्रिम जमानत वाली। और जो मेरे पास सूचना ये भी है कि ईडी जो है, जो जमीन का घोटाला था, इस मामले में चूंकि इसमें तो बेल पर है वो, तो बेल पर है तो कुछ और सबूत जुटाने में भी जुट गई। पहली चीज, पत्थर का जो खनन का जो पंकज मिश्रा और ये जो हुआ था, चूंकि उसमें अब तक हेमंत सोरेन का नाम नहीं आया था, लेकिन ईडी की दबिश उधर भी तेज हो गई है। तीसरी, कोयला को लेकर के, चूंकि कोयले को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि उस समय कुछ कागजात जो है ऐसे हाथ मिले हैं, ईडी के हाथ मिले हैं, जिसमें बाकायदा लिस्ट कि उसमें चैनल अखबार सबके नाम है कि इनको इतना, इनको इतना, इनको इतना, इनको इतना, कुछ बिचौलियों के नाम है, और बाकायदा सीएमओ के नाम पर कौन पैसे लेता था इसका भी उस लिस्ट में उल्लेख, ऐसा सूत्र बताते हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत तरफ से जो है वो। अब देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं, जो रंजीत कह रहे हैं, तो ये बात बीजेपी मान चुकी है। आपने घाटशिला में देखा, घाटशिला में इनको इतना जबरदस्त मौका मिला, आचार संहिता लगी और उस दौरान चाईबासा में लाठीचार्ज हुआ, सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ, रिम्स में जमीन का मामला, ये सारा रिम्स 2 को लेकर के सब कुछ हुआ। बीजेपी को हाथ में बैठे बिठाए मुद्दा मिला, लेकिन बीजेपी फिर भी उसको जो है कल्टीवेट नहीं कर पाई। तो एक बात ये तय हो गया कि एसटी वोटर्स बीजेपी से खिसक चुके हैं। अब कोई बहुत करिश्माई नेतृत्व आएगा तो ही जो है वो एसटी वोटर्स इधर आएंगे। तो ऐसे में अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि झारखंड का ये जो नेतृत्व है ये फेल। टॉप ऑर्डर के जितने नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, जितने, अर्जुन मुंडा, रघु अरदास, सब खाली लंबा लंबा देने वाले हैं, ये वो समझ चुके हैं। तो अब अमित शाह को एक बात पता है, अमित शाह ने पिछली बार देखा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, तो ये नैरेटिव सेट हुआ है कि भाई हेमंत झुकेगा नहीं और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। चारों तरफ से एक कुंडली मारने की, एनाकोंडा का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था, एनाकोंडा चारों तरफ से घेरता है, ऐसे ही घेरने की तैयारी हो रही। तो अब हेमंत सोरेन के सामने 2 ऑप्शन है। हेमंत सोरेन कुछ भी कहो जाए बीजेपी से हाथ तो नहीं मिलाएंगे, ठीक, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो हाथ नहीं मिलाएंगे, वरना उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो हेमंत सोरेन के पास ऑप्शन क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि हेमंत सोरेन के पास वही ऑप्शन है जो नवीन पटनायक के पास था, हेमंत सोरेन के पास वही ऑप्शन है जो अरविंद केजरीवाल के पास था, हेमंत सोरेन के पास वही ऑप्शन है शिरोमणि अकाली दल के पास था। ये इन चीजों से आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी, आप पहले उड़ीसा का उदाहरण देखिए, बीजेपी की हालत यहाँ वही थी उड़ीसा में कि भाई मतलब उड़िया वोट, जो उड़िया सेंटिमेंट बीजेपी का कनेक्ट नहीं कर रहा था। तो होता क्या था, उसके बाद बीजू जनता दल और बीजेपी में एक फाइट होती थी, बीजू जनता दल मैदान मारता था, लेकिन केंद्र में जब जहां जरूरत पड़ी बीजू जनता दल वहां पर बीजेपी के लिए खड़ा रहा। बाद में ये स्थिति हो गई, लास्ट में बीजेपी ने, अभी आप देखिएगा तो बीजू जनता दल को आगे कोई लेकर के जाने लायक नहीं। आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन दिल्ली में कह रहा था कि शीला दीक्षित का कोई उपाय नहीं, शीला दीक्षित का कोई उपाय नहीं, मतलब बीजेपी तोड़ ही नहीं पा रही थी। अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन का नतीजा ये निकला कि एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। अब उस पार्टी के पास इतनी फंडिंग कहां से है, थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा, डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नक्सलियों को खत्म करने के लिए जो है वो नहीं, नक्सलियों को खत्म करने के लिए पीएलएफआई जो है उसको फंडिंग की गई, टीएसपीसी को फंडिंग की गई और बाद में यही सिरदर्द बन गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से, तो कुल मिलाकर के बीजेपी, हेमंत सोरेन के सामने भी अभी वही ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष रूप से तो वो बिल्कुल शासन में रहे। बीजेपी को जो ऐतराज है वो ऐतराज कांग्रेस से,
बीजेपी का हमेशा से ऐतराज कांग्रेस से है। क्षेत्रीय दलों को तो वो हमेशा से उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बड़े दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का जब गठबंधन हुआ है, क्षेत्रीय दल खत्म होने के कगार पर आए। एक नीतीश कुमार को छोड़ अभी दीजिए, तक बचे हुए हैं। हाँ, एक नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो बाकी तो कुल मिला करके हेमंत सोरेन के पास एक तो ये ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि जिस तरीके से उन पर शिकंजा कस रहा है, वो फिर भी लड़ने वाला इमेज अपना बनाए रखे कि जेल अगर वो भेजने की तैयारी है तो जेल वो जाए भी, और कल्पना सोरेन के हाथों में यहाँ पर सियासत की चाबी वो दे करके जाए कि भाई हम लड़ेंगे, आगे भी हम लड़ेंगे। यही दो ऑप्शन फिलहाल नजर आते हैं कि हेमंत सोरेन के पास हैं। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी को हेमंत अगर हटा भी दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। रहा कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस के साथ ऐसा है कि अभी कांग्रेस के जो मैक्सिमम विधायक मंत्री हैं वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक मंत्री बने हुए हैं। ये कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस को भी पता है कि उसकी मजबूरी जेएमएम है, और जेएमएम भी अच्छी तरह से जानता है कि कांग्रेस की मजबूरी जेएमएम है। तो इसलिए अगर जो जेएमएम अगर बिना तोड़े भी वो चाहे जिस हिसाब से कांग्रेस को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। और ये कांग्रेस को भी पता है कि अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो उससे अलग इसलिए नहीं होते हैं। अगर वो स्प्लिट होते हैं तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये मजबूरी आप देखिए कि ये 90% कांग्रेस की है, 10% अगर जेएमएम की देख लें तो आप समझ सकते हैं। वरना ये कांग्रेस की ज्यादा मजबूरी है कि वो जेएमएम के साथ खड़ी रहे। सबसे डिलेमा में अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है कांग्रेस है, झारखंड बिल्कुल, में। बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस कैसे झारखंड में डिलेमा में है कि भाई अगर हेमंत जो है वो ये फैसला लेते हैं कि नहीं, बीजेपी का समर्थन बाहर से रहेगा, तो ऐसे में हेमंत के पास जयराम महतो, तिवारी महतो जैसे चेहरे हैं जो झारखंडियत के मुद्दे पर हेमंत सोरेन के साथ आ जाते हैं। चूंकि 34 तो उनके पास खुद हैं, 2 ये हो गए तो 36 हो गए, इनके 36 के अलावा 5 की जरूरत है। तो 5 ऐसे हैं वही कह रहा हूँ कि जो 5 ऐसे हैं डायरेक्ट जिनको टच वो में हैं। आराम से तोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो जिनको पता है कि वो कांग्रेस में रह करके उनका भला होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो जब चाहे तब हेमंत ऐसा कर सकता है, और बीजेपी का सपोर्ट मिले तो बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये हो सकता है। लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि कांग्रेस की डिलेमा ये है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस टूटेगी तो फिर खत्म। कांग्रेस अगर सत्ता में है भी तो भी उसको जलील होकर के रहना है, सत्ता से बाहर जाती तो भी उसको जलील होकर के रहना है। कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एहसास हमेशा दिलाती रहती है कि भाई मेरा सरकार है, हम बड़ा भाई हम है आपकी। जैसे एसआईआर के मुद्दे पर ही पिछले सत्र में कांग्रेस ने कितना माहौल बनाया। यहाँ तक एक खबर भी आ गया कि जो विधानसभा से पास हो गया ये हो गया, लेकिन फिर बाद में स्पीकर ने उसको क्लियरफाई कर दिया कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से बेवजह का हल्ला ये बच गया। वही बात कांग्रेस के साथ ये है ना कि अगर उसे जिल्लत सहनी ही है तो सत्ता में रह के क्यों ना झेले, क्योंकि बाहर भी रह के तो उसे वही जिल्लत ही झेलनी है। तो कम से कम अगर जिल्लत सत्ता में रहकर झेल रही तो कुछ तो मिल रहा है। बाहर आएंगे तो खाली हाथ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये 90% या 99% मजबूरी कांग्रेस की है कि वो जेएमएम के साथ खड़े रहे। जेएमएम जब चाहे वो अपना अलग सब कुछ, अब इस स्थिति पर जेएमएम पहुंच चुका है। और ये गाहे बगाहे जब आंखें तरेरता है ना जेएमएम, तो ये चीजें और भी क्लियर होती हैं कि भाई वो इस पोजीशन में है कि वो खुद से सरकार बना सकता है और सबको दरकिनार कर सकता है। तो इसलिए जेएमएम को इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा अगर जेल जाना भी पड़ा तो उनके लिए सेकंड लाइनअप बिल्कुल तैयार है। वो कल्पना सोरेन अब एक स्टार हैं, और सिर्फ जेएमएम की नहीं, पूरे राज्य की स्टार है। अगर वो मुख्यमंत्री बनती भी है ना तो पूरा राज्य उन्हें सर आंखों पर बिठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उनका जो ऑरा देखने को मिला है 2024 के चुनाव से लेकर अब तक, वो सबको पता है। तो इसलिए हेमंत सोरेन को यहाँ पर इनसिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है कि क्या फिर से कोई चंपाई को ढूंढना पड़ेगा, ये सब कोई ये नहीं है। अगर वो जेल में भी जाएंगे तो भी वो आराम से सरकार और हुकूमत चला सकते हैं, ये कहते हुए कि झुकेगा नहीं। तो ऑप्शन अभी बहुत सारे हैं, राजनीति है। देखिए मैंने फिर कहा कि एनाकोंडा वाली कहानी है, तो इंतजार कीजिए, क्योंकि एनाकोंडा धीरे धीरे मरोड़ता है। तो वो तो दिख रहा है कि एनाकोंडा अपनी जो हाँ, एनाकोंडा जो अपनी पकड़ को वो कड़ा कर रहा है, ये तो दिख रहा है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं इसको तो भाई बहुत राजनीति अभी आपको समझने की जरूरत है। लेकिन बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जेएमएम में और खास करके हेमंत सोरेन के दिमाग में फिलहाल चल क्या रहा है। ये किसी से भी पूछे तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो देखना है हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या रहता है। नमस्कार, जोहार।